अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में आईनी तरमीम पर गौर किया गया। फैसला अक्सरियती राय के तहत किया जाएगा, जबकि कल सेनेट की जानिब से मुमकिन तौर पर मंजूरी भी मिल सकती है। कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया है और रात तक तरमीम जब फाइनल हो जाएंगी तो फिर मंजूरी के लिए उन्हें आगे भेज दिया जाएगा। अपोजिशन ये कह रही है कि 1973 के आइन की रूह को तब्दील किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि इख्तियारात अगर पार्लियामान को हासिल हो रहे हैं तो हकीकत में ये तब्दीली नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदों के जो आरा हैं वो सामने आ रहे हैं, जिससे अपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के इस तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो रहे हैं या नहीं, जबकि दूसरी जानिब अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उनके इशूज़ को मुकम्मल तौर पर एड्रेस नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास ने इस 27वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए मुल्क गीर तहरीक का आगाज़ कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इसी तरह का कहना है कि वो भी एहतजाज करेंगे। इसी पर बात करेंगे तफसीली तौर पर। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। इसके अलावा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, जबकि सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी आरिफ चौधरी साहब आपसे। आप मुझे बताएं कि आप 27वीं तरमीम में जो जुडिशल अमेंडमेंट्स हैं उन्हें किस तरह देख रहे हैं और आपको लगता है कि इससे निज़ाम अदल बेहतर हो रहा है? बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है ये निज़ाम इंसाफ और अदल को पाकिस्तान में राइज करने के लिए नहीं हो रहा। ये एक मखसूस मफादात, जो एक मखसूस टोला है वो अपने मफादात के लिए ये कर रहा है, और उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले 26वीं आईनी तरमीम करके 26वीं आईनी तरमीम में आइन का हुलिया बदल दिया और जो थी उनको बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि अभी कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई है, कहीं ना कहीं कोई जज जो है वो आवाज़ उसकी आ रही है, तो उस बुनियाद पर अब उन्होंने ये 27वीं आईनी तरमीम जो है ये सोची है। और आप अंदाज़ा करें कि 27वीं आईनी तरमीम में आप एक नई अदालत तश्कील दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से बाला होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो उनकी वो बात नहीं होगी। ये जो नई अदालत बनेगी, आईनी अदालत, वो बुनियादी तौर पर एक ऐसी अदालत होगी कि जिसमें आप ये जो तरमीम के मुहर्रिक हैं, ये लाने वाले जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, इस तरह के लोग जो हैं उसके जज होंगे। और फिर ये है कि वो हर वो फैसला जो अदलिया की यानी अदलिया से चाहिए होगा, जिस पहले भी ऐसा हुआ कि जितने फैसले ये चाहते थे, जजेस की सीनियरिटी का मामला था या मखसूस नशस्तों का फैसला था, वो सारे के सारे फैसले जो है वो आईनी बेंच ने इनके जो मुक़तदरा है उसके हक में किए। अब यानी उससे भी आगे बढ़ के आईनी अदालत में जाके, ताकि ये जो बहस चली हुई थी 26वीं आईनी तरमीम की कि क्या ये आइन की रूह के मुनाफी है या आइन के मुताबिक है, उस बहस को भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने आईनी अदालत ही तश्कील दे दी है कि आईनी अदालत जो है वो 7 रुकनी होगी और उसमें जनाब जो भी मामला जाएगा वहाँ जाके तय हो जाएगा और उसके खिलाफ ना कोई अपील है और ना उसे कहीं चैलेंज किया जा सकेगा। तो फिर जजेस की ट्रांसफ़र का मामला, उसको भी अगर आप देखें तो ये यानी जजेस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल, यानी आपने वो जो अदालतों की खुद मुख्तारी थी उसको बिल्कुल तय कर दिया। यानी एक जज जो किसी अदालत में काम करता है और वो अदालतें जो है सूबाई सतह पे हाई कोर्ट जो है वहाँ काम करता है, तो उसने अपनी पैसेज ऑफ टाइम एक सीनियरिटी वो हासिल करता है। उस सीनियरिटी की बुनियाद पर उसे एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है कि जब वो सीनियर मोस्ट होगा तो वो चीफ जस्टिस होगा। लेकिन अगर वो जज जो है वो इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर उसे वहां से किसी और जगह भेज दिया जाएगा और वो अपनी सीनियरिटी के साथ लेके आएगा और उसका जस्टिस बन सकेगा। तो फॉर्म 47 के लिए इक़्तिदार दिया गया है उनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप ये भी ज़रा देख लें कि साथ ये कह दिया गया कि जो तहफ़्फ़ुज़
कुछ वक्त के लिए प्रेसिडेंट को था, जब तक कि वो उसमें ऐवान में है, उसको एक तो मुस्तकिल कर दिया जाए कि उसे कोई पूछ ना सके, और दूसरा ये कि उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वही तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्हें भी कोई ना पूछे। तो मतलब ये कि दो खानदान और दो पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क को खूब लुटा था और जिनके खिलाफ केसेस थे, वो अब केसेस को भी मुकम्मल तौर पर वो दफन करना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे इंसाफ का बोलबाला होगा। ठीक है, यानी आपका कहना है जुडिशियल सिस्टम को सैबोटाज किया जा रहा है इस तरमीम के जरिए। मैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इत्तफाक करते हैं आरिफ चौधरी साहब की बात से, और साथ ही साथ ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि हर काम बहुत जल्दी में किया जा रहा है, अमेंडमेंट बहुत उजलत में की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आरिफ चौधरी साहब का कहना है कि शायद अदालती निज़ाम ज़मीन बोझ किया जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि एक वफाकी आईनी अदालत से अदालती निज़ाम किस तरह ज़मीन बोझ हो गया, जबकि जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो जज साहबान है। जज साहबान ने जज लगाने हैं, जज साहबान ने जज की ट्रांसफ़र का भी मामला करना है। आर्टिकल 200 पहले भी मौजूद था, और आर्टिकल 206 जिसके तहत ये है कि अगर कोई जज पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहता था तो वो रिटायर्ड तस्वुर होता था। अब अगर वो वफाकी आईनी अदालत के अंदर नहीं जाना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जज, तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। इसमें कौन सी नई बात आ गई और इसमें कौन सा नया जो है वो मसला जो है वो नज़र आता है आपको? दूसरी बात ये है कि अगर किसी की सीनियरिटी ट्रांसफ़र जज के हवाले से या उसमें, ये तो अभी एक बात ही बहुत अधूरी है, और लेकिन वो भी करनी किसने है? वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन होगा? आला अदलिया के जज साहिबान होंगे, हाँ उसके अंदर पार्लियामेंट के नुमाइंदे भी होंगे। तो इससे पहले भी तकर्रियों का अमल इसी तरह से होता रहा। होता क्या रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, होता क्या रहा? ये सबसे बड़ी एक मसला है। हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से $10 बिलियन का अवार्ड जो है फेडरल गवर्नमेंट को हुआ, कौम को नुकसान हुआ। वो किसकी वजह से हुआ? वो उसी सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया जिसके गुण ये गा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जब 184(3) का ऐसा इख्तियार जो कि आप एक डाउन ट्रोडन तबके को दिया गया था कि उसकी अपलिफ्ट के लिए इस्तेमाल होगा, उसको हमने हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने और 184(3) और 186 की जुरिस्डिक्शंस को इकट्ठा करके सियासी हुकूमतें गिराने, बनाने, ताहयात नाहलियां करने, और सब इस चीज़ के लिए आ गए। पनामा के 2013 के बाद से, पनामा के जरिए से जिस तरह से जुडिशल इंजीनियरिंग की आने वाले उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने, अब किस किस का नाम लिया जाए वो आपके सामने है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट के कानून बनाने से पहले ही उसके ऊपर स्ट्रिक्चर दाखिल कर दिया जाता है, वो अपना उसको रोक दिया जाता है। ये कौन सी वो थी कि जिसमें पार्लियामेंट के मामलात के अंदर आप मुदाखलत करें? तो फिर जब आप पार्लियामेंट को एक सबजुडिक उसको उसके ऊपर गलबा या उसको यरगमाल बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर पार्लियामेंट का हक ये है कि वो आइन में तरामीम कर सकती है। हाँ, आइन में तरामीम के हवाले से जो है, जो जुडिकेचर का मामला है, वो बिल्कुल एक, मैं तो समझता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसा नया कोई बड़ा वो नहीं निकला है कि जिसकी वजह से कुछ हो। हाँ, कुछ लोगों की 184(3) के हवाले से पिटीशन दाखिल करके जो दुकानें खुली हुई थी, वो दुकानें जो है वो बंद होगी, और मुल्क जो है वो एक उस पे चाहेगा कि हर वक्त ब्यूरोक्रेसी नहीं बैठी हुई हो। खूब पलटे हैं और आईना दिखाने की भी कोशिश की है। आप अगर ये जानते हैं कि माजी में कुछ गलतियां हुई हैं और अब अगर जल्दी की जा रही है, तो यकीनी तौर पर वक्त तो लेना चाहिए। जल्दबाजी के फैसले तो खराबी पैदा करते हैं। अजहर सिद्दीकी साहब, इसमें देखें, मैं इस बात पे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जी ठीक है सर, इस पे हम बहस करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ अजहर सिद्दीकी साहब की भी राय ले लूं। वो काफी मुस्कुरा रहे थे जब आप बातें कर रहे थे, बताइएगा अजहर साहब। अब भाई हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म में हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, एक बड़ा अच्छा वक्त, सुनहरी दौर था, लॉयल मूवमेंट थी। अब चूंकि वजह ये है कि हमारे भाई जो है ना वो सहाफत करते हैं, हम वकालत करते हैं। पाकिस्तानी जुडिशरी के 4 अदवार हैं। एक दौर है जो भुट्टो साहब के पहले का दौर है। उस दौर के अंदर पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया था कि किसी को भी तहरीक अदम एतमाद वगैरह के जरिए नहीं गिराना। अपना नून आई चंडीगढ़, और यह तारीखी तौर पर बात है। यानी यहां मैं बैठ के यानी कौन कह रहा है, आपने तो बेसिक स्ट्रक्चर बदल के रख दिया।
यानी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, जो 9 जज आएंगे, जो हीरे आएंगे, ऐसे हीरे होंगे जो AR कॉर्निनियस का फैसला बदल देंगे, कि काउस का फैसला बदल देंगे, मंजूर कादर का बदलने का फैसला। जस्टिस मुनीर ने जो तारीख रकम की है आप लोगों के सामने होनी चाहिए, जो हमें बताया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले 17 जज के फैसले हैं वो नहीं मानेगी उसको। उसकी वजह है कि 26वीं तरमीम के हीरे आपने देख लिए ना, कि आपने 1 साल के अंदर बता दें कितने बड़े फैसले किए। मैं बता देता हूं मखसूस रजिस्टरों के हवाले से, यानी अभी हमें मिसालें दे रहे हैं बाकी जज की। क्या करते थे वो उन्होंने, वो इनफरादी के एक के डिस्क्वालिफिकेशन होगी 62(1)(f) के तहत। क्या सियासी जमातें किसी को इस तरह पाबंद किया, सिंबल लिया किसी ने, किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका, यानी तबाही और बर्बादी कर दी 3.5 साल के अंदर। ये प्रोफेशनल वकला से पूछें, अगर हमसे पूछें कि क्या कर दिया, जितनी तैनातियां हुई, हमें पता है कि मेरिट पे कौन सी तैनातियां हुई हैं। यानी यहां बैठकर आजकल बार काउंसिल के चंद जो है, आजम नजीर तारड़, कितने कायनी केसेस किया मेरे भाई ने, या कितने और बार काउंसिल के अंदर जो लोग बैठे जिन्होंने आइन में आकर तरामीम के हवाले से चीजें सारी लिखी हैं। समझना यह है कि इसका मकसद क्या है। यानी पहले अजहर सिद्दीक साहब, बकौल आपके मकासद तो वही हैं कि अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ये तरमीम की जा रही है, लेकिन एक बारीक चीज समझनी है आपने, बारीक चीज समझनी है आपने। वो पहले और बात थी, अब क्या है कि सदर को कुछ नहीं कहना, वजीर आजम को कुछ नहीं कहना। यानी सदर को तैनात कैसे होता है, तो वो तो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। अजहर साहब, उनकी बात भी सुन लें कि भट्ट साहब क्या कहते हैं कि क्या ये हो जाएगा। मौजूद है, देखें 248 का इस्तिस्ना तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। देखें इस तरमीम को ले, ये पहले से मौजूद है चीजें, हजूर वकला के सामने ले जाए, वकला के सामने, अवाम के सामने लगाए 9 महीने इसके ऊपर भी, फिर लाए आप सेनेट के अंदर। यानी अगर वाकई आप चाहते हैं कि इस तरह की तरमीम हो, लेके जाए। अच्छा, मेरी बात सुने अजहर साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आ जाऊंगी, हम डिबेट ओपन करेंगे, फिर हम इसके ऊपर तफसीली तौर पर बात करेंगे, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, मुझे बताएं कि आप इसकी एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहिबा, तीनों मेहमान बहुत काबिल एहतराम हैं और इनको ज़्यादा वक्त देना चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि 27वीं जो आइनी तरमीम है उसमें टोटल 64 अरकान है, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास MKM और बाप को साथ मिला ले तो ये तकरीबन पूरे हैं, और ANP के भी 3 जो रहते हैं वो भी मिला लें। यानी कि इसमें कोई हार्म नहीं है कि ये 27वीं तरमीम, और अगले हफ्ते जो है ये 27वीं तरमीम की खुशखबरी आवाम को मिल भी जानी है कि पूरी हो जानी। लेकिन मैं यहाँ पर जो मजीद तशरीह करने की बजाय हैरान हो रहा हूँ इस वक्त इस बात पर कि काबिल एहतराम क़य्यूम सिद्दीकी साहब मेरे भाई हैं, वो फरमा रहे हैं कि दुकानें जो हैं वो खुली थी वो बंद होने जा रही हैं। मुसलसल माहिर कानून मेरे भाई अजहर सिद्दीक साहब उनकी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क़य्यूम सिद्दीकी भाई, कौन से वकीलों की दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं? आप क्या कह रहे हैं आज? हम तो बात 27वीं की कर रहे थे, ये मुस्कुराहटें आना शुरू हो गई हैं। ये प्रोग्राम कहाँ जा रहा है क़य्यूम सिद्दीकी भाई? देखें, मुझे आप ऐसा कीजिए कि निकाल लीजिए आप जो पीछे 184(3) के अंदर जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके अंदर वो कौन कौन लोग क्या क्या दरखास्तें लेके आई थी। अब मैं गिनवाना शुरू कर देता हूँ, रिसेंटली आपको गिनवाना शुरू कर देता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ आबिद जुबैरी और वो आए, आर्टिकल 184(3) और 186 के अंदर के भाई 63A के अंदर राय डिस्क्वालिफिकेशन और वोट शुमार नहीं होगा, वो दलील अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी ना वो लेके आए थे। 184(3) यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार देने की जो पिटीशन थी 184(3), ये अजहर सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, यही लेके आए थे ना। क्यों अजहर साहब, आप ही थे ना इमरान खान साहब के साथ? जी और बाकी भी दूसरे लोग भी थे। अब हम आगे जवाब दे दूं? अच्छा, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, मैं देखें बात ये है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों से गुजारिश करती हूँ, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इस मामले पर तफसीली तौर पर बात करूंगी, लेकिन जहाँ हम 184(3) की बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आम आवाम की भी तो बात होनी चाहिए ना उस हवाले से। ये जो सुओ मोटो का इख्तियार था ये भी अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आम गरीब लोगों की तो बात कोई सुनी नहीं जाती। उनके केसेस तो साल पड़े रहते हैं और बाज़ के फैसले तो तब आते हैं जब वो इस दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं। लेकिन जिन केसेस पर आप बात कर रहे हैं उस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आप मुझे बताएं कि उस एक शख्स ने ही तो हमें मई के महीने में भारत के मुकाबिल फतह नसीब करवाई और उसके बाद हमने देखा, इनफैक्ट पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका के साथ वो पाकिस्तान के आइन का मवाजना करते हुए भी हम देख रहे थे कि वो कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों चीज़ें कंपैरेबल नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, वो कह रहे हैं कि सदर के इख्तियार को माइनस कर देने के बाद अगर हम ये बात करें कि न्यूक्लियर और मिलिट्री पावर के हवाले से, क्योंकि अवाम सवाल करिए, वो ये जानना चाहते हैं क्या ये इख्तियार एक शख्स के पास मरकूज हो जाएगा, तो आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? नहीं, देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं इस हवाले से जो है वो जाहिर है कि उसकी वजह यह है, मार्का हक जो है ऑपरेशन बनियाद मरसूस जो है, उसके बाद जो एक आपने जंग लड़ी है और फिर दूसरी आपने अफगानिस्तान के साथ भी हुई है आपकी, जो अभी तक वो हो रहा है, ये सारे आपके दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो कुछ हो रहा है। तो अब अगर वो मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान जो हैं वो उसी तरह से हैं, आर्मी चीफ भी होंगे, बहरिया के चीफ भी होंगे और एयर चीफ भी मौजूद होंगे। अब उनकी कमांड जो है वो तीनों की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, पहले भी एक पाक फ़ौज के सरबराही होते थे, सीनियर ऑफिसर होते थे, अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी वो। और जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है या जो भी आपके डिफेंस है, न्यूक्लियर डिफेंस के हवाले से, उसका तकर्रुर जो है वो आर्मी चीफ के मशवरे से या CDS चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF के मशवरे से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर उनकी एडवाइस के ऊपर करेंगे। तो पहले भी यही मौजूद है। हाँ, उसमें जितनी किस्म की इस वक्त जंग की जहतें हैं उनको मरबूत करके और एक ऑपरेशन के अंदर लड़ना एक सिंगल कमांड के अंदर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, दीगर मुल्कों के अंदर भी मौजूद है। तो ये तो सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक हीरो जिसने पाकिस्तान को जंग जितवाई है, जिसके अंदर आप पूरी दुनिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो नाम ले लेके जो है वो थक गया है कि कितनी पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ शिकस्त दी है। तो वो कामयाबियां, वो कौन है? वो एक ही शख्स है ना, जो कि एक फील्ड मार्शल है। हर रोज तो कोई जंग नहीं होगी ना, लेकिन जो डिफेंस का आपका स्ट्रेटजी है, जो पूरा पैराडाइम है डिफेंस का, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता जैसा कि वो हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। मैं आपकी जानिब वापस आऊंगी, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब के पास एक खबर है और वो बता रहे हैं कि अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज हैं, असद कैसर भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, जब मौका मिलेगा एहतजाज करेंगे, जहां मौका मिलेगा एहतजाज करेंगे। तो भट्ट साहब, क्या खबर है आपके पास? देखिए मुनीज़े, खबरें तो सारी हैं इस वक्त मेरे भाई अजहर सिद्दीक के पास, जिसने काले रंग का आज पहना हुआ है जोड़ा। और क्यों पहना हुआ है काले रंग का जोड़ा, ये तो अभी अजहर भाई से पूछते हैं कि क्या असल कहानी है। लेकिन जो आप फरमा रही हैं वो है चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसको चला रहे हैं आप, इन अदर वर्ड्स अंडर द टेबल उसको PTI भी कह सकती हैं आसान ज़बान में। लेकिन जो असल चीज़ है उसको चला रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब, और उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और पार्लियामेंट ना चलने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं आज से शुरू होगी, और अभी ये जब आपका प्रोग्राम 8 बजे ख़त्म होगा तो 8 बजे के बाद 8:30 बजे उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये शेर उन्होंने पढ़ना है और दम मस्त कलंदर करना है। आरफ चौधरी साहब भी कह रहे थे कि सदर मुमलिकत का रोल ख़त्म होने जा रहा है, मुल्क को बहुत नुकसान होने वाला है। तो अजहर सिद्दीक भाई, एक तो आपने काले कपड़े आज क्यों पहने हुए हैं वो बता दें, और दूसरा बता दें कि आने वाला फ्यूचर क्या आपको बहुत टाइट हो गया मामला, जो दोस्त इस तरह फिर एक दफ़ा खुदा न खास्ता फिर 9 मई की तरफ जा रहे हैं। असल कहानी क्या है अजहर सिद्दीक भाई? बहुत शुक्रिया। ये सोग के तौर पर मैंने आज पहने हुए हैं। मेरी 32 साल वकालत के अंदर आईने पाकिस्तान की को बचाने की जद्दोजहद जारी रही है और वो जारी रहनी है हमारी। पाकिस्तान एक जुडिशल अनार्की की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन याद रखिएगा कुछ डायमेंशन सेट हुई, कुछ इदारे ठीक हुए, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अब आप सिर्फ इतना देख लें, छोटी सी मिसाल आपके सामने, अदलिया का इदारा ठीक हुआ, तकरीबन 1000 के करीब सुना है CCD ने बंदे मार दिए हैं। कहां है? कहते हैं अदलिया का दाना ठीक हुआ है। कयूम सिद्दीकी साहब बीच में बोल रहे हैं, कहते हैं अदलिया का दाना ठीक हो गया है। तो कौन सा ठीक हुआ? 1 साल के अंदर
जो आईनी बेंच बना, 3 केसेस किए उन्होंने, गौर करें कितने जजेस बैठे रहे। कौन सा इदारे की बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो इंसाफ के दरवाजे मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर तरमीम जो है वो पार्लियामेंट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अब सुने, मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर आपने आइन को रीराइट किया, रीराइट नहीं किया। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त जो है वो आइन को आपने रीराइट किया। हमजा की हुकूमत के गिराने के लिए आपने 63A में आइन को रीराइट किया। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आइन को रीराइट करने का इख्तियार दे दिया जाए। कब से अदालतों को आइन को रीराइट करने का इख्तियार है जनाब? अपने सियासी मकासद के लिए। ये तो आपने क्या कर दिया? अभी बड़ी भाई मैं आज आपको फैसले निकाल के दिखाता हूँ। सुन रहे हैं आप? देखें, बड़ी कमाल है क्या? मैं एक्सपोज करूंगा, मतलब गलत बातें हैं, गलत हकायक आप बताते हैं। अब हर एक को पता है कि जो तबाही और बर्बादी हमसे ज्यादा कौन जानता है कि हमारे हम इदारे में पेश होते हैं ना। यहाँ तो आप अंदाजा लगाएं, आ जाए। आपको बता रहा हूँ 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा रिटे फाइल होती थी हाई कोर्ट में, 64,000 फाइल हुई हैं। ग्रीवियंस पिटीशन में जाएं, यानी 1.5 लाख से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मफादी आमा के केसेस, पब्लिक इंटरेस्ट, तबाही और बर्बादी कर दी इस मुल्क की पकड़ के। मैंने तो बताया 1,000 से ज्यादा बंदे मार दिए हैं। कितना के असुओ मोटो ले लिया, कितना के इख्तियार इस्तेमाल हुआ यहाँ पर बंदे, यानी हो क्या रहा है समझना आपको ये है कि ये अब जो आइन है ना, ये वाला आइन, ये वो आइन नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसको चैलेंज तो करना ही करना। 26वीं तरमीम के चैलेंज करने के हवाले से फैसला करते 10 नवंबर की डेट क्यों डाली उस बेंच ने? इसलिए डाली कि उन्हें समझ आ गया था फुल कोड बनाना पड़ना है। अब क्या है, मैं तो अब सीरीज मिसाल आपके सामने रखी है। वोकला बकायदा तहरीक में आएंगे, हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे इसके ऊपर। हम देखिए, एक मैं हल दे रहा हूं, इसका हल दे रहा हूं। क्या हल है? जो जल्दी इतनी क्यों डाली हुई है? इसको ना, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, इसको ले आए अवाम के सामने, अवाम पे राय ले। जैसे 9 महीने लगाए थे 18वीं तरमीम के लिए ना, इस पे अवाम की राय शुरू करें, डिस्कशन शुरू करें, डिबेट शुरू करें इसके ऊपर। ये जो रात के अंधेरे में बैठकर तरमीम पास करनी है, बंदे पूरे करने हैं, बंदे बिठाने हैं, कौमी असेंबली के अंदर लेकर यार अजहर सिद्दीक भाई, वो 26वीं 27वीं और आप कहते हैं 28वीं ला रहे हैं। आप कहते हैं कि जनाब हम अदालतों में जा रहे हैं। यार बात ये है, तहरीक शुरू कर रहे हैं। ये क्या फिक्रा बोला आपने? कौन सी तहरीक? बिल्कुल तहरीक शुरू होने वाले जा रही है। वो 40 तरमीमें लाने के लिए बैठे हुए हैं ना। पहले तो ये बताएं, ये आइन साज असेंबली थी। ये जो जितने आइन में तरमीमें कर रहे हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती है तो मखदूम अली खान इतने सीनियर लॉयर, ठीक है, आपने पहले वाज़ेह कर दिया है कि आप सोग मना रहे हैं और आप इस नई तरमीम को भी नहीं मानते, आप इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगी आप अपना क्विक ओपिनियन दे दें इसके ऊपर। देखें, बात यह है कि वकला तहरीक तो पता नहीं कब से चलाने की कोशिश हो रही है। ये कब से हम सुन रहे हैं। आजम अपना हामिद खान साहब जो हैं, वो सेनेट में जब ये तरमीम पास हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो ईंट से ईंट मेरे ख्याल अपने घर के अंदर ही बैठ के बजा रहे हैं। हालत ये है कि इन वकला को वोट नहीं दिए, इन्हीं की वकला बरादरी ने। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस भी आप देख लीजिए और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो हैं वो भी देख लीजिए। तो वो तहरीक कौन चलाएगा, किधर चलाएगा, वो देखने वाली बात है। बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज से तो बनी भी नहीं है। अच्छा, जई साहब जो हैं वो अपना जो अक्सरियत है PTI, उसमें कोई किसी इस काबिल नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर बन सके। दूसरी जमात का मुस्तार लेके आप अपोजिशन लीडर बना। बहुत शुक्रिया। आप अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब और आरिफ चौधरी साहब। बात यही है कि मुसव्वदा जो है वो आगे पहुंचा दिया गया है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो भरपूर एहतजाज करेंगे और वो अपने एजेंडास को सामने रखेंगे। और उनका ये कहना है कि ये जो तरामीम की जा रही हैं, इससे जुडिशल सिस्टम को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। हमें जहां मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, हम एहतजाज करेंगे और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और जिसके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे आलमी मंजरनामे पर क्या चल रहा है, किसकी किससे मुलाकात हो रही है। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 1354 दिन हो चुके हैं, जबकि अमेरिका रूस पर उस तरह से दबाव नहीं डाल सका जिससे कि यूक्रेन रूस जंग को रोका जा सके या फिर हालात को यूक्रेन के सपोर्ट में बदला जा सके। जबकि दूसरी जानिब
शाम के सदर अहमद अल-शरा अमरीका के दौरे पर हैं, जिसमें दाइश के खिलाफ खित्ते में नए फैसले करने और इसराइल से मुतल्लिक बातचीत भी की जाएगी। जबकि इसके साथ 18 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे के हवाले से अगर गौर किया जाए तो वाइट हाउस में मुतअद्दिद अरब रहनुमाओं की जानिब से विज़िट किया गया है, बिलखुसूस मिडल ईस्ट के रहनुमाओं का अगर हम जिक्र करें, जिससे कि यूँ लगता है कि जैसे ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से अपनी कोशिशों को तेज़ कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये जो अरब ममालिक हैं ये इसराइल के हक में अपना कोई फैसला सुना दें, और इसी ज़िमन में कई दौरे भी देखे जा रहे हैं। पर बात करेंगे तफसीली तौर पर। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर शाजिया चीमा भी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहती हूँ हारिस नवाज साहब आपसे। आप मुझे बताएं, रूस की जानिब से हालिया जो अटैक्स किए गए हैं उसमें यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को टारगेट करने की कोशिश की गई है, तो ये जो अटैक होता है किसी के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर आप अटैक करें तो फिर ये तो आखिरी अटेम्प्ट होती है ना, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है, या डू होता है या डाई होता है। तो अगर रूस की जानिब से ये किया जा रहा है तो आपको लगता है कि जो मगरबी ममालिक हैं वो रूस को रोक सकेंगे, या फिर यूक्रेन की जानिब से अब जो उस पर जवाब दिया जाए उसके हवाले से आपको क्या लगता है क्या किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से? देखें, इसमें एक बात है कि डेफिनेटली रशिया की जो वॉर प्रोलॉन्ग हुई है यूक्रेन के साथ, रशिया इज आल्सो नाउ फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि अगर ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन को अगर उनको दे दी जाए और वो उसको अपने जम कर लें तो देन दे कैन गो फॉर सीज फायर। लेकिन ज़ाहिर इसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेन प्रेसिडेंट दे वर नॉट गोइंग टू एग्री, और इसलिए अब उन्होंने ऐसी जगह पर जाके हिट करना शुरू किया जो इनको इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह और मिलिटरी और स्ट्रेटेजिकली इनको बहुत बुरी तरह हिट करे। एंड दैट इज़ अ पर्पज। दिस शोज इन लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड दे कन्वेन के रशिया कैन गो टू एनी एक्सटेंट। दे आर फेड अप ऑफ दिस वॉर। इट इज़ ओवर प्रोलॉन्ग। रशियन नेवर थॉट कि इतना लॉन्ग होगी, लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसमें जंप कर गई और उसके बाद अमेरिकन सपोर्ट फुल पूरा, ख़ास तौर पे पिछले प्रेसिडेंट ट्रंप बाइडन के वक्त में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से उनको हर किस्म के लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए गए। उसके बाद उनको एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इम्प्रूव किया गया, पेट्रोटिक मिसाइल दिए गए, दूसरे मिसाइल दिए गए, और उसके बाद उनको जहाँ जब वो आ रहे होते थे अटैक करते उनके मिसाइल रहते रशियन, तो ये काफ़ी हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर लेते थे। बट द इशू इज ये डिस्पाइट ट्रम्प पॉलिसी, ट्रम्प्स एफर्ट, ये कंट्रोल नहीं किया जा सका। उसकी वजह ये है कि दे वांट टू ब्लीड रशिया, ख़ास तौर पे अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो इन्वॉल्वमेंट हुई है। बट इसमें ओवरऑल देखें तो यूरोपियन यूनियन उससे एनर्जी भी ले रहे हैं, उससे गैस भी ले रहे हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन साथ उससे लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो इट हैज़ टू एंड अप। ये इट्स अ बिग इवेंट फॉर ट्रम्प। अगर ट्रम्प रशियन और यूक्रेन वॉर को रुकवा लेते हैं, आई थिंक ये अनदर फेदर इन हिज कैप, और इससे अगले 2026 के लिए पीस प्रोसेस जो कहते हैं, पीस नोबेल प्राइज के लिए जो बात करते हैं, उसमें ही माइट बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर इसको रुकवा लेते, बिकॉज गजा वॉर में ही कुड नॉट प्ले हिज पार्ट। उन्होंने जो कुछ गजा के पैलेस्टीन लोगों से करना तो जुल्म और बारबरेज हो गया। वॉर में जो उनका नुकसान करना था, 1 लाख के करीब बेचारे वो शहीद हुए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। उसके बाद जो चाहता था वो इजराइल वो कर सका, लेकिन स्टिल वो अपने हदफ पूरे नहीं कर सका, जिसमें मेन था कि मुसाद को ख़त्म करेगा, उसको हमास को ख़त्म करेगा, हिजबुल्लाह को ख़त्म करेगा, और उसके बाद अपने कैदी जो है वो वापस ले आएगा। और लास्ट था कि पूरे इसको जो गजा के लोग हैं पैलेस्टीन को इस मुल्क से निकाल के जॉर्डन, इजिप्ट या किसी और कुछ करेगा, ताकि पूरे इस खित्ते के अंदर ये अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। वो देर नॉट बीन सक्सेसफुल। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन से हालात हो रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचना है और यूरोपियन को सोचना है कि इतना ज़्यादा नुकसान के बाद जो यूक्रेन के दे वांट सम सेटल करने के लिए कि अभी भी लड़ाई की तरफ मूव करते जाएंगे। दुरुस्त फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि अब ट्रंप को सोचना है, लेकिन यही बात हम डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा से भी पूछना चाहेंगे। डॉक्टर काबिल एहतराम डॉक्टर साहबा, अहमद अल-शरा का दौरा अमेरिका जारी है। मुनीज़ मोइन ने अपने इंट्रो में भी ये बात आपने सुनी है, कही है, और दाश को कंट्रोल करने के हवाले से गुफ्तगू होगी।
और इसराइल के साथ इब्राहिम कोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू है। दूसरी साइड पर MBS की बात करेंगी तो वो भी 18 नवंबर को इसी दौरे पर अमेरिका में होंगे। मैं आपसे थोड़ा सा कंपैरिजन लेना चाहता हूं कि आप क्या देख रही हैं आने वाले दिनों में MBS का दौरा अमेरिका क्या इम्पैक्ट डालेगा मशरिक़ वस्ता के ऊपर, और साथ साथ ये भी बता दें कि अगर सऊदी अरब खुदा न खासा इब्राहिम कोर्ट को मानता है तो पाकिस्तान इस वक्त फिर कहां खड़ा होगा। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। ये आप यूक्रेन पे भी जो है वो उसका पॉइंट भी पूछना चाह रहे हैं या सिर्फ अलशरा पे और जो ये विजिट है उसी पे बात? आप यूक्रेन के हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर शाजिया कि क्या ये जो मगरबी ममालिक का बशमूल ये यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की अगर हम बात करें तो क्या ये रोक सकेंगे रूस को कि अटैक ना किया जाए यूक्रेन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर? और दूसरी जानिब जो व्हाट्सएप आपसे सवाल पूछ रहे थे MBS के दौरे के हवाले से वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ एक और सवाल था आपसे अहमद अल-शरा के दौरे के हवाले से, उसमें कहा यह जा रहा है हो सकता है कि दस्तखत किए जाएं दाइश के हवाले से किसी डॉक्यूमेंट पर। इन तमाम मामलात पर अपनी माहिराना राय दीजिएगा। जी मैं समझ गई हूँ। जी तो अमेरिका से उससे यूक्रेन से स्टार्ट कर लेते हैं। यूक्रेन की वॉर जो है असल में प्रॉब्लम ये है कि हम जो यूक्रेन की वॉर की जितनी भी कवरेज है वो वेस्टर्न मीडिया जो हमें बताता है हम वही कंज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत कम जो है हम इतना टाइम सर्व कर सकते हैं कि हम ग्राउंड रियलिटीज को समझ सकें। तो इसको डे 1 से अगर कोई फॉलो कर रहे हैं लोग तो उनका पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वेस्टर्न मीडिया कुछ डिफरेंट बता रहा है। वेस्टर्न मीडिया तो ऑफ कोर्स यही बता रहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और ये पूरी जंग जो है वो अनप्रोवोक्ड है। हकीकत बहरहाल इससे बरक्स है, या मेरा ख्याल है कि इससे बरक्स है। रूस जो है उसको इस जंग में एज अ प्रॉक्सी वार जो है वो झोंका गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक टारगेट है उसका जो वो पहले दिन से लेके चले हुए हैं, डीनाज़िफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन। तो इसके लिए उनको स्पीड अप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो बहुत आगे तक जाना ही नहीं चाहते थे, टेक्निकली वो नीपर क्रॉस ही नहीं करना चाहते। तो वो फिर माइल बाय माइल जो हैं वो वॉर ऑफ अट्रिशन लेके चले हैं जिसमें वो मैक्सिमम डैमेज जितना कर सकते हैं वो करते रहे हैं। साथ में वो ओपन भी हैं कि हमारे से डिस्कशन कर लें। फिर वो डिस्कशन भी इस्तांबुल जो है 1 भी हमारे सामने है, इस्तांबुल 2.0 भी है और रिसेंटली अलास्का की मीटिंग भी है जिसमें कि उम्मीद थी कि शायद कोई सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन उसमें सेटलमेंट हो इसलिए नहीं रही है कि ट्रंप एक साइड पे हैं और उनके मुशीरान जो हैं विटकॉफ और जनरल कैलॉग उनमें बहुत बड़ी डिवीजन है। विटकॉफ जो है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक बात करते हैं, जनरल कैलॉग जो हैं वो यूरोपियंस के साथ हैं। तो वही रशियन की बाल्कनाइजेशन, उसके जो है रिसोर्सेज को या उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करना वगैरह वगैरह। तो इतने जो हैं डिल्यूजनल किस्म के ऑब्जेक्टिव्स के साथ फिर बीच में यूक्रेन ही रहा है। सही। तो उसमें जो ये सारी जंग है ये वेस्ट ऑप्टिक्स की बेस पे, नैरेटिव की बेस पे लड़ रहा है और रशिया जो है वो जमीन पे है और वो लड़ाई जो है वो कर रहे हैं और वो जगह जो है वो घेरते जा रहे हैं। जो रिसेंटली आज की डेट तक जो है वो पक्रोस्क और जो है वो मिर्नेग्राद पूरे का पूरा उसको कोल्ड्रन कर चुके हुए हैं और यूक्रेन जो है उनको प्रोवोक करने से भी बाज नहीं आता। उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो अटैक करता है जिससे फिर रशिया को इस बात के लिए प्रेसिडेंट मिल जाता है और रशिया का अटैक जो है वो बहुत स्वेयर होता है। अब कुछ दिनों से इस जंग के अंदर थोड़ी सी स्पीड आई हुई है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस वक्त की किल्लत के बाइस में चाहूंगी दीगर 2 मामलात पर भी आप मुख्तसर सा जवाब दे दें। जी बिल्कुल। तो अब यही है कि अब जब बुदापेस्ट के अंदर जब ट्रंप ने अपना लास्ट मिनट पे विजिट जो है वो पुतिन के साथ खत्म कर दिया है तो फिर शायद उनको भी समझ आ गई है कि ये अब हमने लड़कर ही जीतना है, लेकिन नीपर क्रॉस नहीं करना। वो यूरोप का अफगानिस्तान है, वहाँ पे वो हमसे कंट्रोल नहीं होगा या हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। सही। तो और सूरत हाल बहुत ख़राब है। जहाँ तक शरा अल जुलानी का ताल्लुक है तो ये हमारे लिए एक पॉपकॉर्न टाइम है। हमें देखना चाहिए कि हम वो 9/11 के बाद जो कितनी ही हमने जो है वो लाशें उठाई हैं, तो जो कल का जो येस्टरडे का हेड चॉपर है आज वो एक लिबरल और डेमोक्रेट बनकर इवन व्हाइट हाउस में भी पहुंच जाएगा। तो फिर हम जो सारे लोग चीखते फिर रहे थे कि ये सारी इस्लामोफोबिया, वॉर और टेरर ये सब एक फसाद है, ये सब ड्रामा है और 9/11 जो है उसमें हैनिबल डॉक्ट्राइन कहीं ना कहीं शामिल हो सकती है। हमें नहीं पता कितने लोगों की आपने जाने ली, कितने आपने मुल्कों को खंडर बनाया।
वॉर ऑन टेरर पे, तो आप उसी दाइश और कायदा के साथ अब व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे और दाइश के खिलाफ कोई मंसूबे बनाएंगे, तो इसके अंदर आपको जितना ही फार्स नजर आता है उतना ही इसके अंदर हुब्रिस भी है वेस्ट का। की मास्टर डॉक्टर शाजिया, लेकिन मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से भी एक सवाल लेना है। इस खबर कुछ इस तरह से है कि यूएस एनवॉय टू सीरिया टॉम बैरक ने ये कहा है, उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि इस महीने में अल शरा एक डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें एग्रीमेंट होगी कि साथ दिया जाएगा शाम की जानिब से यूएस लेड अलायंस जो है ISIL के खिलाफ। तो आप मुझे बताएं, आपके इल्म में है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहा है? और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि तकाजा किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया, उसके लिए एक बड़ी रकम दरकार है, उसका भी तकाजा किया जाएगा। आपके पास क्या खबर है? देखें, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि जो ईरान और सीरिया देवर टुगेदर और वहाँ से पूरी सपोर्ट होती थी। अगर आप देखें हिजबुल्लाह को और मोसाद को, वो उन्होंने कट ऑफ कर दिया और सीरिया को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो सीरिया, ईरान एंड रशिया दे वर ऑल टुगेदर और ये हमेशा से उनका ये सपोर्ट रहा है। लेकिन अब फाइनली उन्होंने इस लड़ाई के अंदर ये टारगेट अचीव किया। पहले वहाँ पर अटैक को याद है, एयर स्ट्राइक करते रहे और फिर उसको ग्राउंड फोर्सेस से जाके उन्होंने उसको कट ऑफ करके वहाँ पर उसको पूरे सीरिया पे एक किस्म नॉ इट इज टोटल इजराइल एंड अमेरिकन होल्ड है वहाँ पर, जो उन्होंने कर लिए। और अब वो यहाँ पर रह के रशिया को भी साइड पे कर दिया, ईरान साइड पर हो गया, हिजबुल्लाह की सपोर्ट, मोसाद की सपोर्ट, जिनको वेपन एमुनिशन रही है, तो वो बड़ी हद तक कंट्रोल करने डिफिकल्ट हो गया। जो उनका पहले से डिज़ाइन था वो उन्होंने अचीव कर लिया है। लेकिन इस वक्त बात ये है कि अब इस वक्त वो चाहते हैं कि इनको लेके वो इनके खिलाफ टोटल लड़ाई की जाए। इस पर ईरान के भी खिलाफ कर दिया, रशिया के खिलाफ कर दिया, उसके बाद ये दाइश के खिलाफ कर दिया। सो दे वांट यूज सीरिया फॉर दिस दूसरे ग्रुप के लिए जो ISIL की बात अब कर रहे हैं। जी जी, इसमें वो कामयाब हो गए हैं एंड दैट इज द पर्पस। मुझे लगता है कि वो अपनी पूरी टीम इजराइल ये सीरिया पे कंट्रोल कर लिया है और अभी उससे वो मायदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब और डॉक्टर शाजिया चीमा और शहजाद हुसैन भट्ट साहब के आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। बात यही है कि मुलाकातें बहुत की जा रही हैं वाइट हाउस के अंदर और उनके पीछे एजेंडास क्या हैं, माहिराना राय हमने आपके साथ शेयर की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।